हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास 11th की सेकेंड यूनिट यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट पार्ट बताया जा रहा हूँ, जिसमें आपको आज बोर का परमाणु मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल हम बताएंगे। यहाँ पर आपने जे थॉम्सन द्वारा दिए गए परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप पढ़ चुके हैं। उसमें बहुत सारी कमियों को दूर करते हुए बोर ने अपना एक संशोधित मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने एक चीज बताया कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव कण और न्यूट्रॉन न्यूट्रल कण प्रेजेंट्स रहते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहा गया था। यहाँ पर यह माना जा सकता है कि किसी भी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद रहता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन एक लगभग भारहीन है, चूंकि प्रोटॉन की तुलना में आपको मालूम है कि ये 1836वां या 37वां गुना कम है, लेस है इलेक्ट्रॉन का भाग, तो उसको आप काउंट नहीं करें। यहाँ पर उन्होंने जो खास तौर पे मॉडल प्रस्तुत किया तो उसमें ये न्यूक्लियस रखा गया और उन्होंने बताया कि वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन है कंटिन्यूट गति तो करता है नाभिक के चारों, लेकिन वो जो रदरफोर्ड के मॉडल में कमी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि यदि इलेक्ट्रॉन चूंकि कंटिन्यूअस गति कर रहा है, यंत्र की गति हो रही है उसमें, तो निश्चित रूप से कुछ ऊर्जा का क्षरण होगा, लेस होगी और धीरे धीरे उसका खिंचाव अंदर की ओर होता चला जाएगा और एट लास्ट वो इलेक्ट्रॉन, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा और एटम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। चूंकि यदि ऐसा हुआ होता तो ये लाखों करोड़ों वर्ष से मैटर है और कण है, तो अब तक तो ये सब कुछ नष्ट हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उसके बारे में नहीं, कुछ ना कुछ तो रीजन था, उसको संशोधित करके बोर ने अपने मॉडल में ये बताया कि किसी भी परमाणु में एक निश्चित जगह पर, निश्चित दूरियों पर एक स्टेटरी मतलब स्थिर एनर्जिक लेवल वाली सेल्स, मतलब एक एनर्जिक लेवल होती है स्थिर एनर्जिक लेवल, जिसे उन्होंने मुख्य कक्षक बोला था। उन्होंने मुख्य कक्ष ये मेन एनर्जिक लेवल भी कहलाते हैं या स्टेटरी एनर्जिक लेवल कहे जाते हैं। इनकी ऊर्जा फिक्स होती है, ये बदलती नहीं है और इसीलिए इन ऊर्जा स्तरों पे जो भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वो बिना नाभिक में गिरे हुए कंटिन्यूट उसी स्थान पे गति करता रहता है। तो ये तो मॉडल उन्होंने बना दिया बोर ने, लेकिन यहां पर इनका यह मॉडल कुछ चीजों की व्याख्या नहीं कर पा रहा था। देखो यहां पर ये जो बोर का परमाणु मॉडल है, ये मोस्टली दो पॉइंट है, इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है। फर्स्ट तो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय रेडिएशन के डुअल यानी द्वैती प्रकृति की व्याख्या नहीं कर पा रहा था। दूसरी चीज, इसमें जो ये क्वांटाइज्ड एनर्जिक लेवल है, ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जिक लेवल जिसको उन्होंने स्टेटरी सेल या एनर्जिक लेवल कहा था या मुख्य कक्ष उन्होंने कहा था, यहां पर इसके प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट की वास्तविक व्याख्या नहीं कर पा रहा था। तो इसके लिए इसमें काफी कुछ संशोधन किया गया और यहां पर इसके बाद इसको पूर्ण रूप से इसकी व्याख्या करने के लिए इसके कुछ पदों के बारे में जानना आवश्यक था
और उसको सबसे पहले हमें इसके संपूर्ण व्याख्या के पहले उसे जानना होगा जो आगे है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति के बारे में हमें थोड़ा सा जानना होगा। देखिए, प्रकाश भी एक ऊर्जा है, ऊर्जा का ही रूप प्रकाश है, जो निर्वात में भी अभिगमन कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर प्रकाश जब निर्वात में गति करता है तो इसके प्रकृति तरंगे होती है, ये वेव्स के रूप में रहता है। इसके कुछ गुण आपको ध्यान में रखना है, जैसे परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन और अपवर्तन रिफ्रैक्शन, ये दोनों ही चीजें। इसके बाद इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण और डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन की घटनाएं, तो वेव्स थ्योरी के आधार पर, तरंगीय सिद्धांत के आधार पर आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं, जिसे कि हाइगन्स ने अपना तरंग सिद्धांत दिया था उसके अनुसार। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं प्रकाश के नेचर के आधार पर, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसको कृष्णकाय उत्सर्जन कहते हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। मतलब जब हम किसी क्षारीय धातु की सतह पर प्रकाश को हम थ्रो करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों की एक अविरल प्रवाह निकलती है, जो इलेक्ट्रिक के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की घटनाओं की व्याख्या चूंकि वेव्स थ्योरी के आधार पर नहीं की जा सकती है, उसके लिए कणीय प्रकृति का होना आवश्यक है। न्यूटन ने अपना कणिका सिद्धांत दिया था और उसको उन्होंने बताया था कि जो प्रकाश की किरणें होती है, प्रकाश की एनर्जी होती है, वो छोटे छोटे पैकेट भारहीन यानी वेटलेस पार्टिकल्स, कणों के रूप में, बल्कि उनको कार्पेसेल्स कहा, कणों से भी छोटा, बिल्कुल कणों में तो कुछ भार होगा, लेकिन कणों से भी छोटा, पार्टिकल्स से भी छोटा, कार्पेसेल्स उनको बोला गया। भारहीन कणों की एक अविरल धारा है जो बहती है, स्पीडली चलती है, और इसीलिए उसके द्वारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या की जा सकी। इस तरह से किसी एक सिद्धांत के आधार पर, मतलब वेव्स थ्योरी या पार्टिकल्स थ्योरी में से किसी एक के द्वारा प्रकाश के नेचर की व्याख्या, प्रकाश की प्रकृति की व्याख्या नहीं की जा सकती है। अतः ये कहा जा सकता है कि प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है, कभी वो तरंग यानी वेव्स के समान व्यवहार करता है, बिहेव करता है, और कभी वो कणिका यानी कार्पेसेल्स या पार्टिकल्स के समान व्यवहार करता है। ये होती है पदार्थ का नेचर ऑफ लाइट यानी पदार्थ की प्रकृति के बारे में। अब यहाँ पर सेकंड नंबर में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रकाश यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण। प्रकाश किरणें, प्रकाश का जो रेडिएशन ऑफ लाइट है, वो उसकी प्रकृति इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप जानते भी हैं, पढ़ भी चुके हैं यहाँ पर, कि जो वेव्स जैसे यहाँ पर एक ए से बी की ओर आ जा रही है ना, ए से बी की ओर यदि इसकी गति हो रही है कोई भी वेव्स, तो इसमें विद्युत चुंबकीय मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों ही अल्टरनेशन में काम करते हैं, अल्टरनेटिव क्रम में उत्पन्न होते हैं, और उनकी दिशाएं भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब आप उसको बोल सकते हैं हिंदी में लंबवत, एक दूसरे के लंबवत।
यदि ये इसके लंबवत हो गया, यानी ये एक्स एक्सिस यदि मान लिया जाए इसको हम, तो एक ये वाई एक्सिस, तो दूसरा तीसरा जेड एक्सिस, एक दूसरे के लंबवत में रहेंगे। इस तरह से विद्युत क्षेत्र, यदि ये इलेक्ट्रिक क्षेत्र है, ये मैग्नेटिक क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इसको कुछ आप इस तरह से शो कर सकते हैं यदि आप चाहें। यहां पर तो एक ये मान लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र, इसको मान लिया जाए ए फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि इसको यहां पर आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके जस्ट यदि ऐसे बनाए तो ये इस, अब यहां पर आप देखिए इसको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसको आप आसानी से शो कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब तरंगे गति होती है, नहीं वेव्स जब ये चलती है, तो इसमें कंटिन्यूट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के लंबवत यानी परपेंडिकुलर्स उत्पन्न होते हैं, और कंटिन्यूट इनके भी परपेंडिकुलर्स जो मेन वेव्स होगी वो होती है। तो इस तरह से यदि हम इसको मान लीजिए कि इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान लें, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर ये इसके लंबवत मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से कोई भी तरंग या तरंगीय गति इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह होती है। अब यहां पर वेव्स में, वेव्स तो आपको मालूम हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है किस तरह से चलती है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स यानी लंबवत, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो भी इन दोनों के क्षेत्रों के फील्ड्स के लंबवत होती है। अब यहाँ पर इनके कुछ जो वेव्स है, इनके कुछ विशिष्ट लक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स मोशन, तरंगी गति के लक्षण है। इनमें सबसे पहले हमें ले लेना है तरंग दैर्घ्य। क्या लेना है? तरंग दैर्घ्य मतलब वेव लेंथ। वेव लेंथ सबसे पहले आपको समझना है कि वेव लेंथ है क्या। यहां पर जैसे मान लीजिए कि कोई वेव्स है। अब यहां पर कोई वेव्स एक शब्द आता है, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि भाई वेव्स ही क्या है। वेव्स किसी भी मीडियम में उत्पन्न होने वाला एक डिस्टरबेंस आप बोल सकते हो उसको, केवल। यानी तरंग किसे कहते हैं? तरंग एक प्रकार का विक्षोभ, डिस्टरबेंस है, उसे हम तरंग या वेव्स कहते हैं। अब विक्षोभ की नेचर यानी प्रकृति के आधार पर इसे मोस्टली हम दो वर्गों में बांटते हैं। मतलब वेव्स दो प्रकार की होती हैं, आप इसको पढ़ भी चुके होंगे। एक होती है अनुप्रस्थ तरंग, यानी जो ट्रांसफर होती है वेव्स, और दूसरी होती है अनुदैर्घ्य, जो लॉन्गिट्यूडिनल होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अब इनमें
हम दोनों में ही यदि वेव्स लेंथ जानना चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। जैसे कोई अनुप्रस्थ, सबसे पहले हम लेते हैं अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव। अनुप्रस्थ तरंग क्या है? आपने देखा होगा कि यदि किसी रस्सी को दो व्यक्ति पकड़े हुए हैं, आप ले लो और एक तरफ से थोड़ा सा हल्का उसको डिस्टर्ब कर दो तो उसमें लहरें बनने चालू हो जाती है। इस तरह से यहां पर जो लहरों के रूप में ये चलती है, ये कहलाती है ट्रांसफर वेव, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में आपको ध्यान में रखना है, इसमें श्रृंग यानी उच्चस्थ बिंदु, ये बनते हैं और गर्त, थ्रो क्या बनता है? श्रृंग बनता है और गर्त बनता है। श्रृंग यानी वेव्स की जो ऊंचाई है। वेव्स कैसे उत्पन्न हो रही है? यहाँ पर माध्यम के कणों के कंपन के कारण, यहाँ पर माध्यम जो मीडियम के कण हैं वो वाइब्रेट हो रहे हैं, कंपन के कारण ये वेव्स उत्पन्न हो रही है, ट्रांसफर वेव्स है। अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग और गर्त बनते हैं। श्रृंग मतलब ऊंचाई की ओर जाती है वेव्स, और गर्त नीचे गड्ढे खांच बनती है। खांच जो बनती है उसको थ्रो यानी गर्त बोलते हैं, और जो ऊंचाई होती है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। तो यहां पर आप देख लें, एक अल्टरनेशन में होता है, एक श्रृंग बनेगा, फिर गर्त बनेगा, फिर श्रृंग बनेगा, फिर गर्त बनेगा, फिर श्रृंग बनेगा, फिर गर्त बनेगा, यह अल्टरनेशन में होता है। तो दो अल्टरनेटिव, क्रेस्ट यानी श्रृंग अथवा थ्रो यानी गर्त के मध्य बिंदु, ध्यान रखना, यानी बिल्कुल मध्य बिंदु, मेन पॉइंट है जो मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी, मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी को वेव लेंथ या तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा से शो किया जाता है। दूसरे प्रकार की तरंग होती है लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग या लॉन्गिट्यूडिनल जो वेव्स होती है उसमें क्या बनते हैं? संघनन यानी कॉम्पैक्शन, संघनन और विदलन बनते हैं। इसको आप शो कर सकते हैं, बिल्कुल ये संघनन बन गया, कॉम्पैक्ट हो गई, कॉम्पैक्शन हो गया, फिर विदलन यानी स्क्वायर होती है तरंगे, फिर संघनन हो गया, फिर विदलन हो गया, फिर संघनन हो गया, फिर विदलन। इस तरह से यहाँ पर जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है इसमें अब आपको ध्यान में रखना है। देखिए, यदि वो ट्रांसफर है मतलब अनुप्रस्थ तरंग है तो उसमें माध्यम के कणों का कंपन, माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा ये है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, ध्यान रखना है। तो यदि ऐसा होता है तो वो अनुप्रस्थ तरंग होगी। यदि माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण, जैसे ये हो रही है, यहां पर ये जा रही है तरंग, तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश, उसी दिशा में अनुदिश हो रहा है, तो ये संघनन और विदलन बनेंगे।
और ये तरंग कहलाएगी अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य, इसको नोट भी कर लें, ये है अनुप्रस्थ। इस तरह से तरंगे दो तरह की होती है। अब यहां पर वेवलेंथ को आप समझ लो, चाहे आप दो शगनन ले लें क्रमागत, ये भी लैम्डा है, या दो विरलन ले लें के मध्य बिंदु, ये भी लैम्डा है, चाहे आप क्रेस्ट यानी श्रृंग ले लें मध्य बिंदु तो भी लैम्डा है, चाहे ये गर्त दो ठो ले लें क्रमागत, इनके मध्य की दूरी को भी लैम्डा बोलेंगे। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दो क्रमागत श्रृंगों यानी क्रेस्ट और ये अथवा दो क्रमागत गर्तों या दो क्रमागत सघननों अथवा दो क्रमागत विरलनों के मध्य बिंदु के बीच, मध्य बिंदु ध्यान रखना, यहां से नहीं, यहां से आप नाप दोगे ये भी श्रृंग है, यहां से नहीं, इसके ठीक सेंटर पॉइंट, किसी का भी सेंटर पॉइंट ही लेना है, इसका भी सेंटर पॉइंट ही लेना है। यहां से नापोगे गलत है, यहां से गलत है, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट मध्य बिंदु के बीच की दूरी को ही वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य कहते हैं, इसे लैम्डा से शो करते हैं। ठीक है, अब यहां पर वेवलेंथ के बाद अब यहां पर दूसरे नंबर में आती है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। आवृत्ति क्या है? कोई भी वेव्स या कोई भी तरंग किसी एक निश्चित बिंदु से, किसी एक निश्चित पॉइंट से, बिंदु से प्रति सेकंड जितने बार गुजरती है, एक सेकंड में जितने बार गुजरती है किसी भी एक पॉइंट से, किसी भी एक बिंदु से, वो उसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहलाती है। ठीक है ना? अब तीसरे नंबर में आता है वेलोसिटी यानी वेग। वेग क्या है? थर्ड नंबर में वेग होगा। वेग किसे कहेंगे? कोई भी वेव्स, कोई भी तरंग प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में जितनी दूरी तय करती है, जितनी दूरी तय करेगी प्रति सेकंड, एक सेकंड में, वो उसका वेलोसिटी या वेग हो जाता है। आगे आता है तरंग संख्या, यानी प्रति इकाई लंबाई में वेव्स यानी वेवलेंथ की जो संख्या होती है टोटल, उसे तरंग संख्या के नाम से जानते हैं। इसे इसलिए न्यू वार्ग के रूप में शो किया जाता है, क्योंकि ये तरंग जो होती है इसका वेवलेंथ का उल्टा होता है। अब यहां पर जो लास्ट पॉइंट आता है चौथे नंबर में, एम्पलीट्यूड, आयाम जिसको बोलते हैं। आयाम क्या है? आप इसको समझ लें, किसी भी तरंग में आप एम्पलीट्यूड किसे बोलेंगे? देखिए यहां पर किसी भी जो भी आपकी वेव्स है, इसमें जो मीडियम के कण होते हैं वो उत्कृष्ट बिंदु यानी क्रेस्ट जो बनाते हैं, शीर्षस्थ बिंदु सबसे टॉप, और या निम्नस्थ बिंदु जो थ्रोन होता है, नीचे होता है। तो इसकी ऊंचाई किसी भी मध्य बिंदु से इसकी ऊंचाई या निम्नस्थ बिंदु कितना निचाई खांच बनाता है, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड या आयाम। यही है एम्पलीट्यूड। तो इस तरह से तरंगी गति के लक्षण आपको हमने बता दिया है। अब इसके आगे की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, आपको ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही।